हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर शुरू करेंगे और सदिश के बारे में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये लेक्चर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के जो टर्म्स है वो लिखूंगा मैं और सारी चीज़ लिखूंगा। हिंदी मीडियम की टर्म्स में बोलूंगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको जो मैं बोलूंगा उसको आपको लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। फिजिक्स डिकोड में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार। हम शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि, हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी राशि जिनको मापा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के बेस पर, हमारे नीट और जेई लेवल के बेस पर दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा आपकी स्केलर और एक होती है बेटा आपकी वेक्टर। अभी हम स्केल की बात करेंगे। पहले स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें केवल डायरेक्शन होती है, ओनली हैव डायरेक्शन। अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी which have only magnitude is called vector, scalar is called scalar। ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उनको हम बोलेंगे अदिश। क्या बोलेंगे बेटा? अदिश बोलेंगे। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड में होता है बेटा आपका मैग्नीट्यूड होता है बेटा आपका न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। आगे क्या होगी? न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई गणित की संख्या होगी, पीछे क्या होगी? उसकी यूनिट होगी। तो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं L इज इक्वल टू 75 मीटर। लंबाई कितनी है? 75 मीटर है। तो 75 तो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। मीटर क्या है? यूनिट है। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। ये लेंथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने लिखा L इज इक्वल टू 75 मीटर। तो ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस जो है, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लो मैं लिखता हूं मास M इज इक्वल टू 80 kg। 80 kg। तो इसमें कोई भी इससे स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, केवल ये क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ये स्केलर है। क्या है? स्केलर। एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, ये वो एटसेट्रा बहुत सारी और भी क्वांटिटीज है। ये वो क्वांटिटीज है जो कैसी होती? स्केलर होती, या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है, उनको हम क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। और दूरी और चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ऊर्जा आदि, ये सारी कौन सी क्वांटिटी? ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, अदिश राशि है। अदिश राशि को हिंदी बोलेंगे अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो सेकंड वन इज वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा सदिश। क्या बोलेंगे? सदिश।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ, ऐसी भौतिक राशि जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। लिखूंगा मैं, ए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction and follow vector algebra, ये इंपॉर्टेंट बेटा, and follow vector algebra it is called vector quantity, vector quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की नीड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वो वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या लिखना बेटा? दे फॉलो दे फॉलो दे ओबे स्केलर अलजेब्रा। ये केवल सामान्य जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है उसको फॉलो करती है। नॉर्मल मैथमेटिक्स को दे ओबे स्केलर अलजेब्रा, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स को क्या करती है? फॉलो करती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है ना? वेक्टर के जो रूल होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या रूल होते हैं, ठीक? जैसे मान लीजिए, देखना बेटा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मैंने यहां लिखा एंगल 37 डिग्री और ये जो लोकेशन वो है बेटा आपके पास में 55 मीटर, ठीक? 55 मीटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कहा एंगल कितना बना रही? 37 डिग्री एंगल बनाते हुए है। तो ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में कितना है? 55 मीटर है। इट मींस ये जो आपके पास क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वो जरूर वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करो एग्जांपल की, तो एग्जांपल होंगे अपने पास में। क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि, ये सारे वेक्टर के एग्जाम्पल बेटा। तो ये तो हो गया अपना स्केलर, ये हो गया अपना वेक्टर। ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम अदिश बोलेंगे, ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है और वो सदिश योग के नियमों को फॉलो करती, पालन करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लिखे बेटा अपन ने, इस सदिश राशि में क्या होगी? स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, कोई एक निश्चित क्या होगी? दिशा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सदिश बोलेंगे। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं और सदिश के बारे में कुछ बातें अपन और करते हैं। चलिए आगे चलते बेटा, और अब हम सारी बातें करेंगे वेक्टर सदिश के बारे में, वेक्टर के बारे में करेंगे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या तरीका है रिप्रेजेंट करने का, बहुत सारी बातें जो हमको बताना।
चलिए बात करते हैं आगे वेक्टर के बारे में। केवल वेक्टर के बारे में बात करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए बेटा, ये एंगल मान लो 53 डिग्री, ये कोई पॉइंट है, पोजीशन पार्टिकल की, मान लो 2, 5, ये पोजीशन मीटर पार्टिकल पोजीशन। तो इसको बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। पार्टिकल की पोजीशन शो कर रहा है, कहां से? ओरिजिन से, इस डायरेक्शन से 53 एंगल बनाते हुए। ठीक है, मान लो मैं बात करता हूं F इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन 5 न्यूटन है। लो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, ये लो, मान लो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ। मैंने ऐसा कहा तो 10 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में, थोड़ा सा और ऊपर करूँ क्योंकि मुझे इसे डबल लेना पड़ेगा। ये लीजिए, ये लो होगा आपका F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ। किसको शो कर रही है? नॉर्थ को शो कर रही है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? एक स्पेशल स्पेसिफाइड डायरेक्शन को शो करेगा, है ना। ये वेक्टर कितना है? 5 न्यूटन वेस्ट में, ये हो गया। 10 न्यूटन नॉर्थ में, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए हम आगे की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कि एक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट, नोट लगाइए और नोट में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये बेटा एजम्पशन है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बेटा? ये एक अपवाद है। इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, इसलिए इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है, इसलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मान लो बेटा, ये लो बेटा, विजिबल तो है ये। मान लो ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो यहां जो करंट मिलेगी कितनी मिलेगी? 4 + 3 7 एम्पियर मिलेगी, करंट मिलेगी। ये हम आगे बात करेंगे जब हम ये किरचॉफ का लॉ पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे 12th क्लास में। अभी इतना देखिए, जब इस जंक्शन पर करंट आ रही है तो करंट आने वाली करंट जो होगी इसका और इसका एडिशन होती है। 4 एम्पियर + 3 एम्पियर कितनी हो जाएगी? 7 एम्पियर। चाहे इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, इसको अगर बोल दो I1, इसको अगर बोल दो I2, तो आई नेट मिलेगी बेटा आपको, आई नेट मिल जाएगी I1 + I2, I1 + I2। इस I1 और I2 के बीच का एंगल कुछ भी होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी आएगी? वो 7 एम्पियर ही आएगी। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती है। ठीक है बेटा, ये अपवाद है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है डी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण, इसको बोलेंगे बेटा हिंदी में विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा बोलेंगे हिंदी में इसको।
विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण। तो बेटा सदिशों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हमारी बुक्स जो है, हमारे मॉड्यूल्स जो हैं, क्या यूज करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। देखिए मान लीजिए वेक्टर रिप्रेजेंट बाय एन एरो, किसी एरो से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए लीजिए बेटा इस तरह ये वेक्टर हो गया, इस एरो के इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे बेटा जी, टेल, पूछ। क्या बोलेंगे, पूछ। और एरो के इस आगे वाले पार्ट को हम बोलेंगे बेटा जी हेड। क्या बोलेंगे, शीर्ष। हिंदी में इसको बोलेंगे शीर्ष। अच्छा, ये जो एरो की लेंथ जो है, लंबाई जो है, एरो की लेंथ शो करेगी, लेंथ लंबाई ये शो करेगी मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगी बेटा। लंबाई शो करेगी सदिश के परिमाण को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अच्छा, एरो की सदिश की डायरेक्शन क्या होगी, तो एरो की डायरेक्शन हमेशा सदिश डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड, टेल टू हेड, डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम टेल टू हेड, डायरेक्शन होगी हमेशा टेल से हेड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है बेटा। हिंदी में बोलूं तो जो सदिश की लंबाई है वो परिमाण को बताएगी, इसको शीर्ष बोलेंगे, इसको पूंछ बोलेंगे, और सदिश की लंबाई जो होगी वो परिमाण को शो करेगी, और सदिश की दिशा हमेशा पूंछ से शीर्ष की ओर होगी, पूंछ से क्या होगी बेटा, शीर्ष की ओर होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमें वेक्टर को शो करना है तो वेक्टर को शो करने के लिए मान लिया ये लो एफ वेक्टर, जिस जो वेक्टर होता है उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो लगा दो, एफ वेक्टर हो गया, ठीक है। देखना बेटा, अगर बात करूं मैं इसके बारे में तो मैं कहूंगा कि जैसे मान लो, चलो फर्स्ट F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखना बेटा, F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन वेस्ट, उधर लिख दिया क्या, जो आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ लिख देता हूं। F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन वेस्ट, चलो बात करते हैं। ये लो वेक्टर लगा दी मैंने, वेस्ट में 5 न्यूटन, ये लो बेटा F1 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्शन है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है इन वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ, नॉर्थ में कितना है, 10 न्यूटन है, तो क्या करूंगा बेटा मैं, जो मेरे पास इस एरो की लेंथ है उसकी एरो की लेंथ को डबल कर दूं, 5 का 10 हो जाएगा, ये लो डायरेक्शन नॉर्थ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये लो बेटा जी, ठीक है। F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है बता रही मैंने, नॉर्थ में, किसमें बेटा, इस बार डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। और देखो F3 इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन इन साउथ, दक्षिण दिशा में 2.5 न्यूटन, दक्षिण दिशा में 2.5 न्यूटन, लो आधा कर दो इसका, ये छोटी सी हो जाएगी, देखो F3 इज इक्वल टू 2.5, डायरेक्शन क्या है, साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन।
इस तरह से बेटा अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को हम शो करते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। बेटा ये वेस्ट लिखा मैंने, नॉर्थ लिखा है और साउथ लिखा है, ठीक है ना, जो कट रहा है। हालांकि बाद में आ जाएगा वीडियो पूरा, लेकिन अगर भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो बोल देता हूं मैं, ऐसा से मैंने लिखा। चलिए बच्चा पार्टी, हम आगे चलते हैं। अपवाद कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है। करंट क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, क्योंकि उसमें वो करंट जो होती है वो सदिश नियमों को, योग के सदिश नियमों को पालन नहीं करती। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ बात और करते हैं। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ पुरानी बुक्स जो होती है वो बोल्ड करती है, जो वर्ड्स है उनको क्या करती है? बोल्ड करती है थोड़ा सा। लेकिन क्या है, कई बार अगर इंक कम लगी प्रिंटिंग में तो फिर कंफ्यूजन बेटा हो सकता है। लेकिन जो नई बुक्स जो आ रही है वो सारी बुक्स क्या करती है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो का साइन लगाती है, ठीक है ना। तो ये भी देख लो, जैसे मान लो F वेक्टर फोर्स, ये आपका एक्सेलरेशन, ये आपका मोमेंटम P, स्मॉल p ये, और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। कई बुक्स ऐसा करती है, बोल्ड करती है वर्ड्स को, क्या करती है? बोल्ड करती है वर्ड्स को, क्या करेगी? बोल्ड करेगी। मतलब वेक्टर है, क्या है? इसको मैं शो करूंगा ऐसा है, ए वेक्टर। क्या शो करूंगा? ए वेक्टर। तो बोल्ड का जो वर्जन है, वो जमाना है, वो चला गया बेटा, क्योंकि क्या है? ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये क्या करता है? ये कंफ्यूजन को क्रिएट करता है। तो हमको क्या करना है? बस सीधी बात है, अगर कई बुक्स में अगर बोल्ड मिला आपको तो बात वही है, क्या है? ये वेक्टर है। क्या है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ बातें अपन और लिखते हैं। कई बार क्या होता है बेटा जी, डायरेक्शन को शो करने के लिए कुछ एंगल्स बनाने होते हैं अपने को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक, मान लीजिए एंगल दे रखा आपको 30 डिग्री, कितना देगा? 30 डिग्री, ठीक है। और फोर्स है F इजिकल टू 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स है। एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 न्यूटन 30 डिग्री, 5 न्यूटन इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जिस जहां एंगल बन रहा है उसको छोड़ दो, पहले इसको ले लो, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 5 न्यूटन 30 डिग्री, इसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा कर दो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मान लो इसको हो जाएगा 5 न्यूटन फोर्स है ना, 5 न्यूटन फोर्स इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो आगे, तो मान लो ये लो, ये कोई वेक्टर है, एंगल बन रहा है 60, कितना बन रहा है? 60 डिग्री। क्या लिखेंगे इसको? तो इसको लिखूंगा बेटा मैं 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या लिखूंगा मैं? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। या अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा बेटा? ये होगा आपका 30। कितना होगा? 30। तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे इसी को सेम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। चलो आगे देखो, ये लो, मान लीजिए ये एंगल आपका 45 डिग्री, कितना बेटा? 45। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। इस डायरेक्शन को बोल सकता हूं, एग्जैक्ट सेम एंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोल सकता हूं मैं नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलूंगा? नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर एंगल आपका एग्जैक्ट बन रहा हो 45 तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। या अगर इधर बन रहा हो क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अगर ना बन रहा हो तो जिधर एंगल बन रहा है उसको बाद में लिखना है, जिसके साथ एंगल बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, उसको बाद में लिखो, इसको पहले लिख दो। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां देखो 60 बन रहा है इसके साथ में, तो 6 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 6 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है उसको छोड़ दो, पहले वाले के ले लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ।
30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कई बात और भी आती है, जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स को शो करूंगा एफ वेक्टर से, एफ वेक्टर से, ठीक है। ये फोर्स है, क्या है, फोर्स, ये शो कर दिया बेटा फोर्स। और अगर मैं लिखूंगा, अगर मुझे केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, परिमाण चाहिए, ओनली परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, एफ वेक्टर के ऊपर मोड लगा लो। एफ वेक्टर मोड, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। और इस एफ वेक्टर के मोड को हम ऐसे भी लिखते हैं, सिंपल एफ। इस सिंपल एफ का मतलब भी क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्या बेटा, फोर्स का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए वेक्टर, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा बच्चा आपके पास में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होगा ए वेक्टर का मोड क्या है, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड है। अगर सिंपल ए लिख दिया, सिंपल ए लिखा है, तब भी हमको क्या समझना है, तब भी हमको समझना है ये क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, त्वरण का परिमाण है, क्या है, त्वरण का परिमाण है, ठीक है। थर्ड देखो मोमेंटम, संवेग, बल, त्वरण, संवेग, स्मॉल पी वेक्टर। लो मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड आएगा इज इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर, ये या इसको क्या लिखेंगे, सिंपल स्मॉल पी, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है। एक और लो कोई जो वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे बेटा अपन ई वेक्टर से, ई वेक्टर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको सिंपल अपन क्या लिखेंगे, ई लिख देंगे। तो इस ई का मतलब भी क्या है, इस ई का मतलब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बेटा, मैग्नीट्यूड है। अच्छा कट रहा है क्या, चलो यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको, अच्छा इसको ऊपर लिख दूँ, ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड आएगा बेटा आपका या ई, ये आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड आएगा आपका इस तरह से, ठीक। चलो आगे बात करते हैं, कुछ बात और बेटा वेक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमको डिस्कस करनी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सदिशों के गुण, सदिशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, सदिशों के गुण या सदिश के गुण। चलिए हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ वी रिप्लेस a vector parallel, if we replace a vector parallel, then value of vector, if we replace a vector parallel in space, ऐसा लिख दो बेटा, in space, then vector does not change, अगर मैं किसी सदिश को आकाश में कहीं भी उसके समांतर विस्थापित करता हूं तो सदिश में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये, जैसे मान लो ये मान लो ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, इसको ऐसे उठाऊं, यहां बना दिया मैंने, या इसको मैंने यहां बना दिया, परिमाण देखो
इस एरो की लेंथ भी क्या चाहिए, सेम चाहिए, और इसको पैरेलल लेकर आऊं, कैसे ले रहा हूं, पैरेलल, ठीक है। ये मैंने इसको यहां बना दिया। तो ये सारे जो वेक्टर बनाए मैंने, सारे वेक्टर क्या है, सब वेक्टर एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ऑल आर सेम, ऑल आर, सारे वेक्टर क्या होंगे बेटा, सारे वेक्टर सेम होंगे, सभी सदिश क्या होंगे, एक समान होंगे, ऑल आर सेम, सारे सदिश क्या होंगे बेटा, एक समान होंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे की बात करते हैं, और हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। if we rotate a vector with any angle, if we rotate a vector with any angle not integer multiple of 360, if we rotate a vector with any angle, vector have changed. इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा, यदि किसी सदिश को मैं किसी कोण से घुमाता हूं, वो कोण क्या होना चाहिए, 360 डिग्री के अलावा कोई भी कोण हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में सदिश क्या होगा, सदिश बदल जाएगा, सदिश क्या होगा बेटा, बदल जाएगा। मान लो छोटी सी बात है, ये y, ये x, मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, ये लो ए वेक्टर, मैं क्या करता हूं, मैं इस ए वेक्टर को हल्का सा घुमा देता हूं, और हल्का सा घुमा के मैंने ऐसा कर दिया इसको। तो जैसे मैंने इनको हल्का सा रोटेट किया, घुमाया, तो बेटा ये जो वेक्टर बना है वो वेक्टर ए वेक्टर नहीं होगा, वो दूसरा वेक्टर होगा, वो रहेगा, मैंने इसको मान लिया बी वेक्टर। क्यों मान लिया बेटा, क्योंकि सदिश क्या है, सदिश की इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है, इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा क्या है, अलग है। ऐसे केस में दोनों सदिश एक समान नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वेक्टर ए जो है वो कभी भी वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। सदिश ए जो है वो सदिश बी के बराबर बेटा नहीं होगा। दोनों का परिमाण समान हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर चेंज होगा, वेक्टर अलग होगा। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और देखो, मान लो ये आपका y, ये x, मान लीजिए ये कोई वेक्टर बेटा f1 वेक्टर, दूसरा ये लीजिए बेटा, ये दूसरा वेक्टर है f2 वेक्टर। तो ऐसे केस में मैंने क्या किया, f1 वेक्टर हल्का सा रोटेट कर दिया, तो एक नया वेक्टर बन गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, f2 वेक्टर बोल दिया। तो f2 वेक्टर का परिमाण f1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड, f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और f2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट वेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो f1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड f2 वेक्टर के इक्वल हो सकता है, लेकिन f1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, f2 वेक्टर। मतलब f1 वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, f2 वेक्टर के बराबर नहीं होगा। केवल क्या होगा, केवल इनके परिमाण क्या होंगे बेटा, केवल इनके परिमाण सेम होंगे। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं वेक्टर की अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वेक्टर की थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा कुछ ऐसा कहती है आपसे, थोड़ा सा इस तरह लूं ताकि यूजेबल एरिया बढ़ जाएगा मेरे पास बोर्ड का, लेकिन थोड़ा सा आपको बड़ा भी दिखना चाहिए। इफ वी फाइंड एंगल बिटवीन, if we find angle between
two vectors, if we find angle between two vectors, then meet tail to tail or head to head. The angle which have value, the angle which have 180 or less than 180, less than 180. This is the angle between vectors. दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. क्या है इसका मतलब? ये है बेटा कि अगर हमको किन्हीं दो सदिश के बीच का कोण एंगल फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको या तो वेक्टर की टेल से टेल मिला दो या वेक्टर की हेड से हेड मिला दो. ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो एंगल 180 डिग्री या 180 से कम बनेगा वो एंगल जो होगा वो क्या होगा? वो दोनों सदिशों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला कोण होगा हमारा. जैसे मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये कौन एंगल दे रखा है मुझे? 60. ये एंगल मेरे पास कितना बेटा? 60 डिग्री. हमारा क्वेश्चन ये, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ. तो देखो बेटा, पहले तो सिंपल देख लो. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये वाला नहीं हो सकता. नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? यहां हेड किसकी है? बी की. टेल किसकी है? ए की. तो ये एंगल हो नहीं सकता. तो क्या करते हैं? तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में अपन चलो लो 60 डिग्री मान लो. अब मुझे निकालना ए और बी के बीच का एंगल. मैं क्या करूंगा बेटा? मैं बी मेरे पास, चलो ए मेरे पास ये रहा वेक्टर ए. बी को क्या करता हूं बेटा? मैं बी को यहां से उठा के इसके पैरेलल, इसके समांतर में यहां शिफ्ट कर रहा हूं इस जगह पे. ये लो बी को यहां शिफ्ट कर दिया मैंने. बी वेक्टर कहां था पहले? ये पहले सर यहां कहीं था. ठीक है. ये एंगल कितना था? ये एंगल हमको गिवन था सर कितना? 60 डिग्री. हमको निकालना वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल. इस वाले पॉइंट को जब आप देखोगे तो यहां आपको दिखेगा कि वेक्टर ए की टेल भी यहीं पे है, वेक्टर बी की टेल भी यहीं पे है. तो दो वेक्टर की टेल जब मैच हो गई, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा हमारा आंसर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच बनने वाला एंगल. अच्छा, ये वाला कितना है? 60 है. पूरा कितना होता बेटा? पाई 180. अगर ये पूरा 180 होता है, ये वाला 60 है, तो ये वाला कहीं होगा मेरे पास 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120. तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 120 होगा. तो आपके पास इसका थीटा जो आएगा बेटा, वो थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा 120 डिग्री. ये आपका आंसर होगा बेटा. आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा. टेक योर टाइम, आराम से और इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है बेटे, पूरा वेक्टर बी वाला था, मैंने इस बी को शिफ्ट करके कर दिया या उठा दिया. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन और देखो. अगला मान लीजिए बेटा आपके पास ऐसा कुछ मामला है. वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा और ये एंगल दे रखा बेटा आपको इस बार 37. ना चलो 37. क्वेश्चन है फाइंड थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का आपको क्या निकालना है? एंगल थीटा निकालना है. वो हमको फाइंड करना है. चलो करते हैं. बिल्कुल आसान है. देखो बेटा, ए रहा, बी ये रहा. या तो आप क्या मिला दो? हेड से हेड मिला दो, या क्या मिला दो? टेल से टेल मिला दो. आप ये करो, एक काम करते हैं, इस बी को उठाता हूं मैं. चलो बी को उठाओ, बी को मत उठाओ. इस ए को उठाओ और इस ए को उठा के यहां शिफ्ट कर दो बेटा इस जगह पे.
चलो उठाओ करो। तो बेटा बी तो मेरा इस जगह पर पड़ा हुआ है, बी वेक्टर एक उठाया मैंने और पैरेलल आगे शिफ्ट कर रहा हूं, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया आगे, ए वेक्टर। ये एंगल कितना था 37 था, देखना बेटा ये एंगल मेरे पास कितना था 37 डिग्री, ठीक है। पूरा कितना होता है 180। तो अगर ये वाला एंगल 37 है बेटा, तो मेरे पास ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला होगा मेरे पास 180 माइनस 37, ये आएगा बेटा मेरे पास 3 4 1 143, ये आएगा बेटा आपके पास में 143 डिग्री। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 143 डिग्री आएगा, 143 डिग्री आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, चलिए बेटा जी हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ बातें हम वेक्टर के बारे में और कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की और है। क्वेश्चन बेटा सफिशिएंट होंगे मेरे हिसाब से, क्या और कराऊं इसके एंगल वाले। चलिए आगे चलते बेटा, हम देखते हैं कि वेक्टर की अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है। हमने एंगल निकाला है और एंगल निकाल के हमने बोला है कि अगर दो वेक्टर्स के हेड से हेड मिलाओगे या टेल से टेल मिलाओगे तो वो जो एंगल बनेगा जो 180 या 180 से क्या होगा कम होगा, वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनइक्वलिटी between vectors is not defined। वेक्टर्स के बीच में इनइक्वलिटी असमानता परिभाषित नहीं होती है, सदिशों के बीच में असमानता परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं बेटा, इसका रीजन ये है कि क्योंकि दिशाएं जो हैं, डायरेक्शन जो हैं, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्थ नॉर्थ ही है, साउथ साउथ है, ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, तो नॉर्थ को आप साउथ से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा बेटा, वेक्टर्स में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती है, सदिशों में असमानता परिभाषित नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसको लिखूंगा मैं तो, टू वेक्टर्स can't be compared because direction should not be compared। देखो बेटा, दो सदिश का परिमाण बराबर हो सकता है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे ये हम आगे वाले केस में बात करेंगे। लेकिन सदिशों के बीच में असमानता क्या होती है, परिभाषित नहीं होती, बिकॉज डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन को कंपेयर हम नहीं कर सकते, बिकॉज डायरेक्शन डज नॉट कंपेयर्ड, हम डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बेटा, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है वेक्टर प्रॉपर्टी में, वो ऐसा कहता है बेटा, दो वेक्टर सेम कब होंगे, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ, दो वेक्टर सेम कब होंगे, क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त बेटा, both have same magnitude, both have same magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होना चाहिए। सेकंड, both have same direction, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। थर्ड, they represent same physical quantity,
दोनों जो वेक्टर्स हैं दोनों क्या करते हो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोनों सदिश एक समान होंगे। किस स्थिति में, जब दोनों का परिमाण क्या हो, एक समान हो, जब दोनों की दिशा क्या हो, एक समान हो, और दोनों जो सदिश होंगे वो एक समान भौतिक राशि को प्रदर्शित करते हो। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस हम कहेंगे कि सदिश ए जो है सदिश बी के क्या है, बराबर है। तीन शर्तें हैं, पहली परिमाण समान होना चाहिए, दूसरी दिशा समान होनी चाहिए, और तीसरी दोनों सदिश जो है एक समान भौतिक राशि को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं। चलिए आगे चलते बेटा। चलिए 6 प्रॉपर्टी लिखे, हेडिंग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। शून्य सदिश हिंदी बोलते हैं, शून्य सदिश, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर या शून्य सदिश हिंदी बोलेंगे। चलिए क्या होता है जीरो वेक्टर, तो कुछ प्रॉपर्टीज की, मैग्नीट्यूड इसका जो होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो। ऐसे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। सेकंड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होगी, या इसको बोल सकते हैं दे हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर, अब आप पूछोगे सर डायरेक्शन नहीं होती तो वेक्टर कैसे है, जीरो वेक्टर बेटा, जीरो वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होगी। अब डायरेक्शन कैसे कुछ नहीं होगी, या उसको हम बोलते हैं कि डायरेक्शन कुछ नहीं होगी या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। क्या होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी। मतलब जैसे मान लो, देखो बेटा, मान लो S1 इज इक्वल टू 2 मीटर, S2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बेटा, S1 वेक्टर S2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर, और S3 वेक्टर ऐसा बेटा आपके पास में, S3 वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर। आपसे कहा है नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S नेट, S नेट क्या करेंगे आप, सबको एडिट कर देंगे विद डायरेक्शन, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, तीनों क्या कर दो बेटा, तीनों को जोड़ दो। जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा बेटा, क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर अब इनको ऐड करेंगे अपन, तो ऐड करने पर ये आएगा बेटा हमारे पास में, क्या आएगा, 2 मीटर प्लस 3 मीटर। मैंने इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया बेटा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, माइनस, प्लस माइनस 5 मीटर, ये होगा बेटा 5 मीटर प्लस माइनस माइनस 5 मीटर, इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा, जीरो। इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा आपके पास में, वो हो गया बेटा जीरो वेक्टर। क्या होगा बेटा जी, जीरो वेक्टर हो गया। तो ऐसे हम जीरो वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जिसका मैग्नीट्यूड तो बेटा जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो, उसकी डायरेक्शन बेटा आर्बिट्रेरी हो। क्या हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसको बोलेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, इट हैज नॉट डिफाइंड डिफाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफाइन नहीं है ना, इस तरह से। शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, जीरो हो और इनकी दिशा परिभाषित नहीं होती है।
ये विस्थापन सदिश है, S1 S2 S3 जोड़ दिया मैंने, कितना आ गया 0 आ गया। इसको बोलेंगे नल वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? नल वेक्टर या शून्य सदिश। नल वेक्टर, तो बोलेंगे हिंदी में इसको शून्य सदिश, नल वेक्टर या शून्य सदिश। चलिए हम आगे बात करते हैं और आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स प्रॉपर्टी नंबर 7। बेटा थ्योरेटिकल स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसका, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी निपट जाए ताकि हम सवालों पर आए, लेकिन सवालों को बनाने के लिए वेक्टर के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है ना, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखना बेटा 7 नंबर, पैरेलल वेक्टर्स, इसको बोलेंगे समांतर सदिश। समांतर सदिश, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना हो 0 डिग्री हो, कितना हो 0 डिग्री, उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, द वेक्टर्स which have angle between 0 degree is called parallel vectors। ऐसे सदिश जिनके बीच का कोण कितना हो 0 डिग्री हो, उनको समांतर सदिश कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मान लो एग्जांपल, चलो वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, वेक्टर ए की डायरेक्शन भी ये वाली है, वेक्टर बी की डायरेक्शन भी ये वाली है, दोनों किससे पैरेलल है? एंगल कितना है इनके बीच में? वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, या चलो समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स इसको बोलेंगे प्रति समांतर या विपरीत सदिश। प्रति समांतर या विपरीत सदिश। ऐसे सदिश, ऐसे दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री या पाई रेडियन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेटा प्रति समांतर या विपरीत सदिश बोलेंगे। तो लिख दो इसको, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैव 180 डिग्री और पाई रेडियन is called anti-parallel vectors। ऐसे वेक्टर, ऐसे दो सदिश जिनके बीच का कोण कितना हो 180 डिग्री हो या पाई रेडियन हो, उन दोनों सदिशों को हम क्या बोलेंगे? उन दोनों सदिशों को हम बोलेंगे बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर्स या विपरीत सदिश बोलेंगे या प्रति समांतर सदिश बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये वाली है, और ये मेरे पास वेक्टर बी वेक्टर। वेक्टर बी की डायरेक्शन कौन सी वाली है? ये वाली है। तो आप देखोगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है भाई? हेड से हेड मिल रहा है, एंगल कितना है 180। कितना है बेटा? 180 डिग्री। तो इसको बोलेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? अपोजिट वेक्टर है। इसको लिखेंगे कैसे? ये लो, ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, आगे चलते बात करते हैं और हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेक्टर की, कोलिनियर वेक्टर्स। इसको बोलेंगे संरेखीय सदिश। क्या बोलेंगे? संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। इस संरेखीय सदिश में बेटा समांतर और प्रति समांतर दोनों आ जाएंगे। देखना कैसे आएंगे, देखो कोलिनियर वेक्टर्स।
कोलिनियर वेक्टर्स। हिंदी में इसको बोलेंगे संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश ऐसे सदिश जिनको किसी एक रेखा पर स्थापित कर सकते हैं, किसी एक दी गई रेखा पर स्थापित कर सकते हैं, उसको बोलेंगे संरेखीय सदिश। मान लो इस डेफिनेशन क्या बेटा, इसको हम ऐसा लिखेंगे, if two or more vectors, if बेटा आपको विजिबल तो है, जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख तो रहा है, ठीक बेटा दिख रहा है। if two or more vectors are aligned if two or more vectors are aligned along a specific line, if two or more vectors align along a specific line, they are collinear. They are collinear to each other. अगर दो या दो से अधिक सदिशों को किसी एक रेखा के उद्देश्य हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे संरेखीय सदिश। क्या बोलेंगे बेटा, संरेखीय सदिश। दे आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए ये लाइन है कोई, इस लाइन पर ये लो वेक्टर ए, ये लो वेक्टर बी और ये लो वेक्टर सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को उठा दूंगा यहां से, और वेक्टर सी को मैं उठाकर स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दूंगा तो वेक्टर सी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सी को उठाया मैंने, ये डाल दिया। तो इस तरह से ए और सी तो क्या है, पैरेलल है, ए और बी क्या है, एंटी पैरेलल है, और सी और बी भी क्या है, एंटी पैरेलल। तो इस तरह के सदिशों को हम बोलेंगे बेटा एंटी पैरेलल, सॉरी कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर या संरेखीय सदिश। क्या बोलेंगे हिंदी में, यदि दो या दो से अधिक सदिशों को किसी एक रेखा के अनुसार हम स्थापित कर सकते हैं तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सदिश को बोलेंगे संरेखीय सदिश। क्या बोलेंगे, संरेखीय सदिश। ऐसे सदिश पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। इसको बोलूंगा, इसको लिखेंगे अपन कोलिनियर इज इक्वल टू पैरेलल प्लस एंटी पैरेलल, पैरेलल प्लस एंटी पैरेलल। चलिए बेटा, ये हमने वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने आज 9 प्रॉपर्टी तक पढ़ ली है ना। इससे आगे की प्रॉपर्टी अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है बेटा, फिजिक्स डिकोड पर पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।